हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एम्प्लॉयज बेनिफिट पार्ट 4. In the previous discussion, we had discussed about the short-term employment benefits. Then we had discussed about the post-employment plan. Also discussed about the defined contribution plan. Then we had also discussed about the defined benefit obligation. How to build the defined obligation with the help of examples. Today we are also discussing the illustration related to India's 19, that is employees benefit. So let's start. An entity has 1000 employees. As per the statutory requirement, gratuity shall be payable to an employee on termination of his employment after he has rendered a continuous service for not less than 5 years, on his superannuation or on his retirement or resignation, or on his death or disablement due to an accident or disease. The completion of continuous service of 5 years shall not be necessary where the termination of employment of any employee is due to death or disablement. The amount payable is determined by a formula linked to a number of years of service and the last drawn salary. As per the law, the amount payable shall not exceed 20 lakhs. How will the entity attribute the gratuity over the period of? इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि एंटिटी में 1000 एम्प्लॉइज है और एंटिटी का स्टैट्यूटरी रूल्स है कि जब भी कोई एम्प्लॉई वो 5 कंटिन्यूअस ईयर सर्विस देता है तभी उसको ग्रेचुटी मिलेगा। अगर वो 5 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस नहीं देता तो उसको ग्रेचुटी नहीं मिलेगा। अगर वो रिटायर्ड होता है बिफोर 5 ईयर्स और रिजाइन करके जाता है बिफोर 5 ईयर्स तो उसको कोई ग्रेचुटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो रिटायरमेंट लेता आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, वो भी कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, ऑन हिज रेजिग्नेशन या सुपर एनुएशन, या अगर वो 5 ईयर्स से पहले ही ड्यू टू एनी एक्सीडेंट या डिजीज के कारण उसका डेथ हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन है कि कंपनी की पॉलिसी में एक्सेप्शन है कि उसके लिए अगर ड्यू टू द एक्सीडेंट और या डिजीज से उस एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसके लिए 5 इयर्स का एलिजिबिलिटी नहीं है। 5 इयर्स का एलिजिबिलिटी उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए है जो कि रिटायरमेंट लेंगे अगर 5 इयर्स के बाद, या रेजिग्नेशन लेंगे या सुपर एनुएशन लेंगे। तो अमाउंट पेएबल कैसे अमाउंट डिटरमाइन करते हैं? सपोज सम ऑफ द एम्प्लॉयज एंटिटी के हिसाब से कि मेरे एम्प्लॉयज है 8 लाख रुपीज के लिए एलिजिबल है, पर वो 5 इयर्स का सर्विस अगर जो नहीं देते हैं तो उनके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं करना है। एंटिटी के हिसाब से अगर वो 5 इयर्स का सर्विस का पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको पता है कि वो एम्प्लॉय 5 साल तक काम करेगा और उसका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी रहेगा वो 20 लाख से 20 लाख तक होगा। तो उसके लिए आप प्रोविजन कीजिए 20 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो 4 लाख ईच ईयर ऑफ सर्विस एट प्रेजेंट वैल्यू। उसमें अनवाइंडिंग का भी इफेक्ट जो भी आपको देना वो प्रेजेंट वैल्यू पे आप रिकॉग्नाइज। लेकिन अगर सम ऑफ द एम्प्लॉइज आपके हिसाब से कि उनका लास्ट ड्रॉन सैलरी 25 लाख रुपीज रहेगा, तो उस पे आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? क्योंकि आप मैक्सिमम एंटिटी विल पे 20 लाख, उससे ज्यादा वो अमाउंट नहीं पे करेगी अपने एम्प्लॉय को। लास्ट ड्रॉन सैलरी उसका 20 लाख से ज्यादा भी है लेकिन एंटिटी तो उस पे 20 लाख तक ही पे करेगी, तो उसके लिए वो कैसे प्रोविजन करेगी? एंटिटी के हिसाब से वो 5 इयर्स तक सर्विस देगा तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 5, सो 5 लाख करके 4 इयर्स उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो मैक्सिमम एंटिटी विल पे 20 लाख, उससे ज्यादा वो नहीं पे करेगी। 4 इयर्स तक क्या प्रोविजन करोगे? उसके बाद जब 5th ईयर आएगा उसमें कोई प्रोविजन करने का दरकार नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? The amount of gratuity attributed to each year of service will be calculated as under. Number of employee not likely to fulfill the eligibility criteria will be ignored. जो भी एम्प्लॉई है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा, जैसे 5 इयर्स वो कंटिन्यूअस सर्विस नहीं दे रहा, तो उनको हटा दीजिए आप। Other employee will be grouped according to the period of service they are expected to render, taking into account the factor like mortality rate, disablement and resignation after 5 years. फिर gratuity payable कैसे कैलकुलेट करोगे? विल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉर्मूला प्रेस्क्राइब इन द गवर्निंग स्टैट्यूट बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ सर्विस एंड सैलरी एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अज्यूमिंग प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीज फॉर दोज एम्प्लॉइज फॉर whom the amount payable as per the formula does not exceed 20 lakhs over the expected period of service. The remaining amount will be attributed to each year of expected year of service including the period before the stipulating period of 5 years. जितना भी अमाउंट पेएबल
आप डिटरमाइन करोगे उसको आप एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ सर्विस से डिवाइड कीजिए। अगर द रिजल्टिंग अमाउंट जो भी निकल के आता है विल बी एट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड सर्विस, उसको आप 20 lakhs डिवाइडेड बाई 5, तो हर साल में तो 4 lakhs करके उसको प्रेजेंट वैल्यू पे आप रिकॉग्नाइज कर दीजिए। फॉर हुम द अमाउंट पेएबल एज पर द फॉर्मूला, जिनका अमाउंट एज पर द फॉर्मूला एक्सीड हो रहा है 20 lakhs से ज्यादा, सपोज 25 lakhs ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस और 10 years का उसका पीरियड ऑफ सर्विस है। थ्रेश होल्ड दे दिया है कि आप 20 lakhs से ज्यादा आप दे नहीं सकते, 2,50,000 ईच ईयर आप 8 years तक रिकॉग्नाइज करोगे, उसके बाद आप कोई भी बेनिफिट नहीं दोगे। नो बेनिफिट इज एट्रीब्यूटेड टू सब्सिक्वेंट 2 years बिकॉज इसमें क्वेश्चन में इटसेल्फ सेज कि entity will not pay more than 20 lakh. This is because service beyond 8 years will lead to no material amount of further benefit. Now another example, a post-employment medical plan. Reimburse 10% of an employee's post-employment medical cost if the employees leave after more than 10 and less than 20 years of service, and 50% of those costs if the employee leave after 20 years or more of the service. How will the benefit be attributed to each year of service? जैसे कि यहाँ पे बोल दिया है कि एंटिटी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देगी उन एम्प्लॉइज को जो 10 साल से ज्यादा काम करेंगे बट 20 इयर्स से कम काम करेंगे, उनको 10% मेडिकल कॉस्ट रिम्बर्स होगा, और जो 20 इयर्स से ज्यादा काम करेंगे उनको 50% ऑफ दोज कॉस्ट विल बी रिम्बर्स, और जो 10 इयर्स से कम काम करेंगे उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। फॉर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू लीव विद इन 10 years नो बेनिफिट इज एट्रीब्यूटेड। फॉर एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव बिटवीन 10 and 20 years द बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट 10 years। पहला 10 साल उसका 1% करके रिकॉग्नाइज होगा, कैसे 10% डिवाइडेड बाई 10 years ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट। यहाँ पे एक इशू है, पहले एंटिटी ने क्या किया, रिकॉग्निशन किया है, लेस प्रोविजन किया है, और बाद में एंटिटी ने ज्यादा प्रोविजन किया। सब तो इंडेक्स बोलता है कि आप एक साथ ही जो भी एम्प्लॉय 20 इयर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं उनका आप एक साथ ही प्रोविजन 20 साल तक का कर दीजिए। आप तो सर्विस इन द लेटर ईयर विल लीड्स टू मटेरियल हायर लेवल ऑफ बेनिफिट्स देन इन अर्लियर ईयर। पहले आपने कम प्रोविजन किया, बाद में ज्यादा दिखाया है। फॉर एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव आफ्टर 20 years और मोर द एंटिटी क्या करेगी, शुड एट्रीब्यूट बेनिफिट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेस। सर्विस बियॉन्ड 20 years will leads to no material amount of further benefits, so the benefit attributed to each of the first 20 years will be 2.5% of the present value of the expected medical cost, 50% divided by 20 years. So the current service cost in each year reflects the probability that the employee may not complete the necessary period of service to earn the part or all of the benefits. Now Acer Limited provides the following benefits to its employees: a lump sum of 30 lakhs for all employees who are in service for 20 years at the age of 50, or for all employees who are in the service at the age of 60 regardless the length of service if not fulfilling the first condition at the age of 50। पहला क्वेश्चन में बोल दिया है एंटिटी एक लमसम बेनिफिट देगी अपने एम्प्लॉइज को जो कि 20 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करेगा और उनका एज होना चाहिए 50 इयर्स। तो ये दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा तो उसको 30 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा, लमसम बेनिफिट उसको मिलेगा। एम्प्लॉइज ज्वाइन होता है एट द एज ऑफ 25 years, 20 years पूरा सर्विस देता है, तो जब वो 20 years कंप्लीट करेगा तो उसका एज क्या होगा, 45 years होगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन तो उसने फुलफिल कर दिया, पर उस सेकंड कंडीशन जो है उसका एज 50 होना चाहिए इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय का एज 30 years है और उसने अपना 20 years सर्विस दिया उस ऑर्गेनाइज, तो उसने दोनों कंडीशन फुलफिल किया है तो वो 30 lakhs के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो प्रोविजन कैसे करेंगे, फर्स्ट 20 years बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर ऑफ सर्विस एट प्रेजेंट वैल्यू आप रिकॉग्नाइज कीजिए 20 years ऑफ सर्विस एट द एज ऑफ 50 दैट इज ज्वाइंड एट 30 years बिफोर। दो बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर कितना होगा, 30 lakhs डिवाइडेड बाई 20, 1,50,000 करके 3 years का हो जाएगा तो उसको ये वेस्ट हो जाएगा। नाउ अनदर, अगर एम्प्लॉय का एज 60 years है, यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या बोला, सिर्फ एम्प्लॉय का एज 60 years होना चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं है कि उसने कितना ईयर ऑफ सर्विस दिया, को ये बेनिफिट मिल जाएगा 30 लाख। सपोज एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया द एज ऑफ 55 ईयर पे 20 years का कंडीशन कोई एप्लीकेबल नहीं है, उसने 5 साल सर्विस दी तो वो एलिजिबल हो जाएगा। बेनिफिट टू बी एट्रीब्यूटेड पर ईयर 30 lakhs डिवाइडेड बाई 60 माइनस 55 6 lakhs करके उसका रिकॉग्निशन होगा। यही बोल दिया। पीरियड ऑफ सर्विस 20 years का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस उसका एज 60 होना चाहिए, कोई भी साल वो ज्वाइन करे उससे मतलब नहीं है, वो ही विल एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस बेनिफिट। नाउ अनदर illustration is amount of 2 lakhs for each year of service.
payable upon termination of employment. These benefit vest after 5 years of service. ये जो 2 lakhs for each year of service है ना, वो ये इसको टर्मिनेशन पे मिलेगा और ये वेस्ट होगा आफ्टर 5 years. तो मतलब उसको 5 years तो एम्प्लॉय को काम करना ही पड़ेगा. बेनिफिट वेस्ट होगा आफ्टर 5 years. तो फर्स्ट 5 years आप 2 लाख करके रिकॉग्नाइजेशन कीजिए एट प्रेजेंट वैल्यू और जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा. सो बेनिफिट of rupees 2 lakh is attributed to each year of service. So in the first 5 years of service probability उसपे देखिए कि how many employee will not complete the 5 years of service, उसका इफेक्ट दीजिए in determining the current service cost and the present value of the obligation. Another illustration, Ratna Limited pay a lump sum benefit on termination of service equals to 1% of final salary for each year of service. Salary in year 1 is 1 crore which is assumed to increase at 7% per year. The discount rate used is 10% per annum. So the build-up obligation in respect of an employee who is expected to leave at the end of year 5. Ignore all actuarial assumption other than given discount rate. Ratla Limited wishes to revise the percentage of benefits from 1% to 2.5%. Discuss the impact of this change if the benefit was revised at the end of year 2 or the benefit was revised at the end of year. Ratna को एक lump sum benefit मिलेगा on termination of सर्विस इक्वल्स टू 1% ऑफ फाइनल सैलरी. उसका ईयर 1 का सैलरी है 1 करोड़. एंटिटी का पॉलिसी है कि अज्यूम टू बी इंक्रीज बाय 7% पर ईयर 7% करके इंक्रीज हो. डिस्काउंट रेट बोल दिया 10%. बेनिफिट इंक्रीज होता है फ्रॉम 1% टू 2.5%. अगर वो ईयर 2 में इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा और अगर वो ईयर 5 में इंक्रीज होता है 1% से 2.5% तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हम लोग को बताना है. अकाउंटिंग एज पर ओरिजिनल एजम्पशन, सैलरी ईयर 1 में 1 करोड़ है और सैलरी अज्यूम्ड एट द एंड ऑफ ईयर 5 बिकॉज 1 करोड़ है ईयर 1 में, उस पे 1.07% करके इंक्रीमेंट हुआ तो 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो ईयर 5 का सैलरी निकल के आ जाए अज्यूम सैलरी. दैट इज एट द एंड ऑफ ईयर 5 जो सैलरी निकल के आएगा वो आएगा 1,31,07,960. कॉस्ट ऑफ बेनिफिट ऑन टर्मिनेशन की जो लास्ट ऑन सैलरी है ईयर 5 में जो सैलरी है उसका 1% इंटू नंबर ऑफ ईयर्स सर्व, तो 1,31,07,960 उसका 1% इंटू 5 ईयर्स 6,55,398 इस बेनिफिट को आप एंड ऑफ ईयर 5 में दोगे तो उसका अभी रिकॉग्निजेशन एट प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा. हर साल आप कितना रिकॉग्निजेशन करोगे. ये तो टोटल बेनिफिट ऑन टर्मिनेशन हुआ है तो ईच ईयर का बेनिफिट कितना हुआ डिवाइडेड बाय 5. 6,55,398 डिवाइडेड बाय 5. बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर ऑफ सर्विस कितना हुआ 1,31,080 करके हर साल का बेनिफिट हुआ. करंट सर्विस कॉस्ट को आप प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे तो रिवर्स डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लोगे. तो ये है एक अमोर्टाइजेशन टेबल जिसमें आप ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट प्लस करंट सर्विस कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू क्लोजिंग ऑब्लिगेशन. तो यहाँ ओपनिंग कितना हुआ 0, इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ 0 इन ईयर 1 बिकॉज ईयर 1 में तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो 0 ही होगा. फिर करंट सर्विस कॉस्ट ईयर 1 में आप कैसे डिटरमाइन करोगे 1,31,080 उसका प्रेजेंट वैल्यू आप रिकॉग्नाइज करोगे बाय यूजिंग द रिवर्स डिस्काउंटिंग फैक्टर. तो 1,31,080 मल्टीप्लाइड बाय 0.6830 सो ये आएगा 89,529. तो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट प्लस करंट सर्विस कॉस्ट दो क्लोजिंग ऑब्लिगेशन आया आपका ईयर 1 में 89,529. दिस क्लोजिंग ऑब्लिगेशन बिकम्स द ओपनिंग ऑब्लिगेशन इन ईयर 2 दैट इज 89,529. इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट 10% जो हो गया 8,953. करंट सर्विस कॉस्ट 3 इयर्स का डिस्काउंटिंग फैक्टर रिवर्स वे में को कैलकुलेट करोगे सो 1,31,080 मल्टीप्लाइड बाय 0.7513 सो इट बिकम 98,482. तो इन ईयर 2 ओपनिंग हो गया आपका 89,529 प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन 8,953 प्लस करंट सर्विस कॉस्ट दैट इज 98,482 गिव्स यू अ क्लोजिंग ऑब्लिगेशन इन ईयर 2 दैट इज 1,96,964. That closing obligation becomes the opening obligation in year 3 and interest thereon is 19,696. Current service cost becomes 1,31,080 multiplied by 0.8264. So it becomes 1,08,330. So closing obligation becomes opening obligation plus interest plus current service cost. So it becomes 3,24,000.
991. That closing obligation becomes the opening obligation in year 4. Interest thereon is 32,499. Current service cost becomes 1,91,163. So the closing obligation becomes opening plus interest plus closing plus current service cost. So it becomes 4,76,653. That closing obligation becomes the opening in year 5 and interest thereon, and the current service cost becomes 1,31,080. So the closing obligation in year 5 becomes 6,55,398. In this way we will prepare an amortization table and also pass a journal entry for that employees benefit expenses. What was the employees benefit means the current service cost in this case in year 1 becomes, we had calculated the current service cost in the amortization table, that is in year 1 it becomes 89,529. Interest in year 1 becomes 0 and the provision for employees benefit 89,529. In year 2 what happened? Current service cost becomes as per the amortization table 98,482. To interest in year 2 8,953. The provision for employees 1,07,435. In year 3 current service cost it becomes 1,08,330. Interest on in year 3 becomes 19,696 and the provision for employees benefit becomes 1,28,027. In year 4 current service cost becomes 1,91,163. interest is 32,499. provision for employees benefit becomes 1,51,662. in year 5 current service cost becomes 1,31,080. interest down debit by 47,665. provision for employees benefit becomes 1,78,745. This way we are setting up the obligation of employees benefit in original way, but it was revised. It was said in the question revision happened in the benefit in year 2 from 1% to 2.5%. What was the impact? These change in the financial ultimate cost of benefits in year 1 become 1 crore. Salary assumed to at the end of year 5 becomes increment happen in every year by 7%, so it becomes 1 crore 31 lakh 07,960. Now cost of benefit on termination, it was increased from 1% to 2.5%. Revised cost of benefit on termination becomes 16,38,495. This is the total benefit paid at the end of year 5. Now each year of benefit attributed 16,38,495 divided by 5, so it becomes 3,27,699. This is the benefit each year of service. Current service cost is recognizing at present value by using a discounting factor on a reverse way. Discounting factor 10%. This 3,27,699 is paid after 5 years. 4 years discounting factor is used. 3,27,699 into 0.6830, so it becomes 2,23,823. This is the current service cost in year 1. Opening obligation in year 1 is 0. Interest is 0 because no opening obligation, no interest is there. Current service cost in year 1 becomes 2,23,823. So the opening plus interest plus current service cost that give rise to a closing obligation, that is 2,23,823. Closing obligation becomes the opening obligation in year 2 and interest thereon and current service cost in the same way 3,27,699, that is the benefit of each year into 0.7513. Current service cost becomes 2,46,205. So the closing obligation becomes opening plus interest plus current service cost in year 2, that gives the closing obligation 4,92,410. In this way we will calculate the obligation for each year of service. This increment happens in year 2. So increase in liability as per the original term, the liability is in year 2 becomes 1,96,964. That is the closing obligation as per the original term if the benefit is paid at 1%, and if the benefit is paid at 0.5%, then the closing obligation becomes 4,92,410. So increase in liability in year 2, 4,92,410 minus 1,96,964, 2,95,446. That how journal entry is to be passed in that case means employees benefit account debit, that is as per the old term 89,529. interest cost is 0. Past service cost in year 1 0. To provision for employees benefit 89,529 as per the old term. Second year revised terms happen, benefit is increased from 1% to 2.5%. Only the past service cost effect is to be given.
given in 88,482. Interest is 8953. Past service cost. The increase in liability in year 2 becomes 2,95,446 to provision for employees benefit. After that, we will pass an entry as per the new term. Employees benefit as per the new terms becomes in year 3 becomes the current service cost 2,70,826. Interest thereon is 49,241. Past service cost in year 3 is 0. Provision for employment benefit. In this way, we will prepare a table, pass a journal entry for year 3, 4 and 5. Increment happen in year end of year 5. Then what happened? What was the impact? These change in the financial. Ultimate cost of benefits in year 1 become 1 crore. Salary assumed to at the end of year 5 becomes increment happen in every year by 7%. So it becomes 1 crore 31 lakh 07,960. Now cost of benefit on termination, it was increased from 1% to 2.5%. Revised cost of benefit on termination becomes 16,38,495. This is the total benefit paid at the end of year 5. Now each year of benefit attributed 16,38,495 divided by 5. So it becomes 3,27,699. This is the benefit each year of service. Every year we will recognize this at a present value. At the end of year 5, what happened? How much it will be increased? The closing obligation at the end of year 5 becomes 16,38,495. And as per the original term, the closing obligation becomes end of year 5 becomes 6,55,398. So increase in liability at the end of year 5 becomes 16,38,495 minus 6,55,398. Become increase by 9,83,097 is increase in liability in year 5 and it is recognized as past service cost in profit and loss account. So how we will recognize how accounting treatment is done from year 1 to 5 as per original entry, because no effect is given of past service cost. So the accounting entry is as per the original terms and the change happen in year 5. Past service cost 9,83,097. From the following information, compute the actual return on plan asset in respect of Vinayak Limited for the year ended 31st March 2020. Particulars are given, that is benefit during the 1920 5 lakhs, employers contribution during 1920 7 lakhs, fair market value of the plan asset as on 31st March 2020 year end is 28 lakh 50,000 and fair value of plan assets on 1st April 19 beginning of the year is 20 lakh. लेजर फॉर्मेट में आप बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज इन डेबिट साइड बिकॉज इट इज अ प्लान एसेट्स अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस इन डेबिट साइड 20 लाख. क्लोजिंग बैलेंस आपका हो गया बाई बैलेंस गिवन दैट इज 28 लाख 50,000 गिवन इन द क्वेश्चन. कंट्रीब्यूशन पेड हो गया प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 7 लाख आपने और इन्वेस्ट किया है. उस कंट्रीब्यूशन में से आपने कितना पेमेंट कर दिया? बेनिफिट पेड 5 लाख. पोटेंशियल अमाउंट हो गया आपका सरप्लस दैट इज एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट दैट इज 6,50,000. ये हो गया आपका लेजर फॉर्म में. आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हो. स्टेटमेंट फॉर्म में आप कैसे बनाओगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स, उसमें बेनिफिट पेड को ऐड कीजिए, उसमें से आप लेस कर दीजिए ओपनिंग बैलेंस और फर्दर कंट्रीब्यूशन आपने किया है तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान हो गया 6,50,000. तो हाउ विल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ उद्योग लिमिटेड? पर्टिकुलर्स अमाउंट इन लैक्स दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 3,500 लाख एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स इज 3,332 लाख. आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे इन द बैलेंस शीट? इन दिस केस ऑब्लिगेशन इज मोर देन द एसेट. प्लान एसेट से ज्यादा ऑब्लिगेशन है तो नेट करके आप दिखाओगे इसको. नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन दिखाओगे इन द लायबिलिटी साइड अंडर द प्रोविजन. इन द बैलेंस शीट वी विल डिस्क्लोज दिस एज अ नेट डिफाइंड ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑब्लिगेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट by rupees 168 lakh. Head provision in the liability sheet. How will the following information be presented in the balance sheet of Udyog? Particulars given. Amount in lakhs is defined benefit obligation is given 2,750. Fair value of plan assets is 2,975 lakh and asset ceiling as per Ind AS is 175 lakhs. So how you will present in the balance sheet? So in these case क्या है? Plan asset is more than the liability. तो आप इसको asset side में दिखाओगे नेट करके. आप liability side में नहीं दिखाओगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे नेट करके. तो सरप्लस कितना हुआ यहाँ पे? 225 लाख. लेकिन एसेट सीलिंग यहाँ पे एज पर इंड AS दे दिया है कि 175 लाख से ज्यादा आप डिस्क्लोज नहीं कर. तो आप सरप्लस दिखाओगे सो इट शुड बी प्रेजेंटेड एट द लोअर ऑफ एसेट सीलिंग एंड सरप्लस इन द प्लान एसेट्स. इन दिस केस 175 इज लोअर, तो आप 175 ही दिखाओ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक प्लीज शेयर.